नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉग्स। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, बड़े होकर भी सुनी होगी। उस कहावत को कहा जाता है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और नकल में अकल की जरूरत क्यों होती है, अगर आपको ये देखना है तो फिर आप देखो फिल्म कलंक। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि 2 घंटे 50 मिनट आप झेल नहीं पाओगे। एक बात और है जो कि मैं 100 नहीं बल्कि 200% यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब आप ये फिल्म देख रहे होंगे तो आपके जहन में एक बात आएगी, और वो बात ये होगी कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने नाम को यानी कि टाइटल को 100 नहीं अपितु 200% जस्टिफाई कर देती हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी जीरो। जीरो ने अपने टाइटल को पूरी तरह जस्टिफाई कर दिया क्योंकि उसमें जीरो कंटेंट था। ओनली स्टार पावर के दम पर पिक्चर ने 0/सन्नाटा का परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, एक डिजास्टर के रूप में उसे याद किया जाता है। जीरो से भी एक बहुत बड़ा वाला जीरो आया था, द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो पूरे हिंदुस्तान को ठगने आई थी, मिस्टर परफेक्शनिस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ में। लगा भैया बात दरअसल ये हो गई, ये पिक्चर में कोई था ही नहीं, बट फैंटेसी ड्रामा था, कॉस्ट्यूम ड्रामा था, कहानी लोल बटे सन्नाटा था। पिक्चर टाटा बाय बाय करके बाहर हो गई सिनेमा से। उसी कड़ी में एक और फिल्म है कलंक, जो कि पूरी तरह से इंडियन सिनेमा के ऊपर एक कलंक है। इस फिल्म में सिर्फ नकल की गई है, अकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। प्लॉट उठाया है त्रिशूल पिक्चर से। त्रिशूल अमिताभ बच्चन वाली और संजीव कुमार वाली, वहीदा रहमान वाली, शशि कपूर वाली। थोड़ा सा तड़का लगा दिया हम दिल दे चुके सनम का, थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च लगाया है कभी अलविदा ना कहना का, और एक फ्लेवर ऐड किया गया देवदास का, और कुछ इसमें एलिमेंट डाले गए हैं गदर के, डीडीएलजे के। लो भैया, कलंक रेडी है। यहां पर फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक बर्मन ने संजय लीला भंसाली बनने की पूरी कोशिश की है और वो पूरी तरह से फेल हुए। हालांकि इस फिल्म का डे वन का जो कलेक्शन है वो है 21 करोड़ 60 लाख का, जो कि मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि 21 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन आया है डे वन का कलंक का। और अगर आपको याद हो तो इसी साल आई थी केसरी, उसका कलेक्शन था 21 करोड़ 6 लाख। यानी कि आखिरी का जो नंबर है 6 और 0 उसको इधर उधर कर दिया और कलेक्शन आपके सामने रख दिया 21 करोड़ 60 लाख डे वन। हालांकि डे टू में फिल्म कलंक का कलेक्शन 50% ड्रॉप हो गया और कल का कलेक्शन टोटल कुल मिलाकर 10-11 करोड़ के आसपास हुआ। तो मतलब 2 दिन में इस पिक्चर ने 30 करोड़ का अमाउंट पार कर लिया है। धीरे धीरे ये अमाउंट और कम होता जाएगा जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ पहुंचेगा लोगों के पास, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई ये तो पिक्चर के नाम पे कचरा है, डब्बा है, कौन देखने जाएगा, टाइम वेस्ट करने, अपने पैसे बर्बाद करने। 200-250 का टिकट लोगे, 200-300 के पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाओगे। इतना पैसा भैया वेस्ट क्यों कर रहे हो? इतना पैसा अपने काम में यूज कर लो या फिर आप चैरिटी कर दो, गरीबों को दान कर दो, पुण्य तो कम से कम मिल जाएगा। वहां पिक्चर में आप बैठोगे खुद को कोसोगे। हाँ, तो आप पूछेंगे भैया पिक्चर में इतनी बुराई क्यों है, तो मैं आपको बताऊंगा बुराई इसलिए है क्योंकि इस फिल्म का जो ट्रेलर है उसका मैंने रिव्यू किया था। फिल्म के ट्रेलर में पूरी कहानी डिस्क्लोज हो गई थी, जहां पर कि हमें दिखाई दे रहा था कि माधुरी और संजय का गुचिपू का नतीजा है जफर यानी कि वरुण, और वो प्यार करता है आदित्य रॉय कपूर की दूसरी पत्नी यानी कि आलिया भट्ट। पहली पत्नी सोनाक्षी त्याग की मूर्ति है, देवी है। और जैसा कि हमने त्रिशूल पिक्चर में देखा था, विजय अपने बाप यानी संजीव कुमार के पास आता अपनी मां के अपमान और जलालत और उसे उसका हक न देने का बदला लेने के लिए। ऐसी ही कुछ फितरत यहां पर जफर की। फिल्म सेट है 1940s में, लेकिन वरुण धवन का हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, उसके ही नहीं बल्कि पूरी कास्ट के कपड़े देखो आपको लगेगा सब साले मान्यवर का ऐड कर रहे हैं। आज के जमाने के डिजाइनर कुर्ते, डिजाइनर सब कुछ, लहंगे वेंगे सब पहन रहे हैं। मतलब लगता ही नहीं कि 1940s का ये दौर है। 1940s का दौर था, आपको तो याद ही होगा, एजुकेशन और स्पेशली जनरल बातचीत में लोग अंग्रेजी के वर्ड बहुत कम इस्तेमाल करते थे। जितनी फिल्में, जितना सिनेमा मैंने देखा है 1940s का, 50s का, यहां तक कि 60s का भी, 60s तक के सिनेमा में जब दो प्रेमी बात करा करते थे तो कुछ यूं बात करा करते थे। देवदास, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, डाक खाने में उनकी नौकरी है, 2 रुपए माह मिलता है, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर पाऊंगी। क्या पारो, ऐसा न कहो पारो, मेरा दिल टूट जाएगा पारो। कह दो पारो कि ये झूठ है, तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है, मैं तुम बिन जी न पाऊंगा पारो। इस टाइप की डायलॉग डिलीवरी होती थी। और आपको तो पता ही है उस समय न लाइट थी, न एजुकेशन थी, न कुछ था। लेकिन इस पिक्चर में 1940s के एरा में जफर जो कि जफर जो कि अपनी मां के अपमान का बदला लेना चाहता है, लाहौर के हुस्नाबाद की छोटी मोटी गलियों में पला बड़ा है, दिल में उठा बदले का भूचाल है, सिचुएशन से एकदम कंगाल है, लेकिन मस्त डिजाइनर कुर्ते पहनता है, ट्रिम करी हुई बियर्ड है, जगह
झकास जमे हुए बाल हैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है भैया। गाना भी गाता फर्स्ट क्लास, जबरदस्त कोरियोग्राफी है। आपको तो याद ही होगा 40s 50s के जमाने में कैसे डांस होते थे, भोली सूरत दिल के खोटे, इस टाइप का म्यूजिक होता था। अब काजल नहीं बे, इस पिक्चर में कलंक ही कलंक भरपूर है, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, कॉस्ट्यूम हो, सेट्स हो, परफॉर्मेंस, सब एकदम ढक्कन हिसाब से कलंकित करने वाला है। सेट से मुझे याद आया, ये फिल्म एक्चुअली कॉपी करती है कहीं ना कहीं बाहुबली को भी। बाहुबली में भाई सिनेमा ही अलग लेवल का था, एक फैंटेसी थी, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स थे, बाहुबली, भल्लाल देव। अब वहां पर बाहुबली या फिर भल्लाल देव का वो फिजिक था, उनको दिखाया जाना था कि वो कितने पावरफुल है। वो भल्लाल देव की बुल फाइट पिक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट थी, जबकि यहाँ पर जफर को यानी कि वरुण को जबरदस्ती में बुल फाइट करा दी गई। ये पिक्चर कई सारी फिल्मों का एक मिश्रण है। आपको याद होगा देवदास पिक्चर में गाना था, डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला ये डोला, वो डोला देख मेरा 2.5 किलो का डोला। तो सो ऐसा ही यहाँ पर एक सीन कर दिया गया है, जैसे माँ ऐश्वर्या जाती हैं उससे मिलने चंद्रमुखी माधुरी से, यहाँ पर माधुरी से मिलने रूप आ जाती है और वही गाना वहीं से कंटिन्यू कर देती है एक। और यहाँ पर पिक्चर के एक नहीं कई सारे झोल है, चाहे वो आलिया राजस्थान में पतंग लूट रही है, राजस्थान में बर्फीले पहाड़ आ जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि पिक्चर में लॉजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। जैसे कि अभी मैंने गाने का बताया, गाना गा रही माधुरी, परदेसी पिया घर आया, ऐसा वो जो गाना है, वही गाना आलिया भी गाती है, श्रेया घोषाल की आवाज में ही वो गाना है। लेकिन माधुरी कहती हैं आलिया से कि आवाज तो अच्छी लेकिन नमक कम है। मतलब कौन सा नमक कम है बे, तुमने भी श्रेया की आवाज में गाना गाया, इसने भी श्रेया की आवाज में गाना गाया, एक ही सिंगर ने गाना गाया, लेकिन आवाज का डिफरेंस, नमक थोड़ा सा कम है। पिक्चर इतनी बकवास है, माधुरी दीक्षित ने एक डायलॉग दिया है कि अब आपसे इस गुफ्तगू हम कल करेंगे क्योंकि हम थक गए हैं। यही डायलॉग, यही फीलिंग्स कहीं ना कहीं ऑडियंस भी महसूस करती है कि क्या पकाओ पिक्चर है यार, ये तो कुछ दिन में टीवी पे वैसे भी आ जाने वाली, घर पे भी बैठ के कोई नहीं देखेगा, हम थक गए हैं। ये सोचकर कई सारे लोग पिक्चर बीच में ही छोड़ के चले गए। पिक्चर कम से कम 40 से 45 मिनट जबरदस्ती खींची गई है, ये पिक्चर 30-40 मिनट कम आराम से हो सकती थी। एक बड़ी स्टार कास्ट, हैवी कॉस्ट्यूम्स, बड़े बड़े सेट लेकर एक थर्ड क्लास पिक्चर बना के रख दी है, जिसका न सिर है न पैर है। पिक्चर में कोई लॉजिक नहीं है, पिक्चर टोटली प्रिडिक्टेबल है, जो आप स्टार्ट से फिनिश तक आराम से महसूस कर सकते हैं कि एंड क्या होने वाला है। इस फिल्म में पार्टीशन का भी सीन दिखा गया है। भाई पार्टीशन में इतनी स्लो मोशन में कौन सी ट्रेन चली थी बे, पार्टीशन की आपको सीन देखने तो गदर पिक्चर देखो, ट्रेन के ऊपर हजारों लाखों की भीड़ है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरी पब्लिक इन तीनों को छोड़ देगी कि तू ट्रेन के पीछे भाग, तू लटक, तू हाथ पकड़ के खींच ले, तब तक हम दूसरों को मार के आते हैं। कुछ भी जबरदस्ती का तड़का मारी कर दी इस पिक्चर में। नाम मात्र के लिए बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस सबका थर्ड क्लास है, वही घिसे पीटे टाइप के रोल है। संजय दत्त और माधुरी जैसे जबरदस्त एक्टर्स इस पिक्चर में पूरी तरह से वेस्ट कर दिए गए हैं, उनका बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। वरुण वही कर रहा है जो हर पिक्चर में करते हैं, आलिया वही कर रही है जो हर पिक्चर में करती है, सोनाक्षी आदित्य सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जबरदस्ती में ठूसे हुए लगते हैं, कुणाल खेमू एक थोड़ा सा विलेन वाला टच देता है, लेकिन ओवरऑल थर्ड क्लास पिक्चर है। मुझे तो ट्रेलर से ही पता चल गया था, लेकिन अब जो बात मैंने ट्रेलर में कही थी, तकरीबन सारे क्रिटिक या बहुत सारे लोग जो फिल्म देख के आए, हर कोई यही कह रहा है कि ये फिल्म एक कलंक है इंडियन सिनेमा के ऊपर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अच्छी से अच्छी फिल्म है, यहां तक कि बाहुबली जैसी फिल्म को भी डब्बा और कचरा बोलने वाला KRK कलंक पिक्चर की जबरदस्त तारीफ कर रहा है। भाई गजब, समझ में नहीं आ रहा है यार। कलंक जो कि 1940s का एरा है, लेकिन पैलेस, वो महल और जबरदस्त कॉस्ट्यूम ऐसी बनाएगी जैसे कि रामायण या बाहुबली टाइप का कोई सिनेमा हो। कुछ भी मतलब ऐसा परोस दिया आपके सामने जो आपको हजम ही नहीं होता है। तो अपने पैसे बचाओ, टाइम बचाओ। ये पिक्चर जब टीवी पर आएगी वैसे भी आप तब भी नहीं देखने वाली, क्योंकि इतनी थर्ड क्लास पकाऊ सिनेमा है। तो ये फिल्म ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना पैसा बचाएं, अपना टाइम बचाएं और उसे कहीं और बेटर जगह पे यूटिलाइज करें। तो अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। नहीं देखी तो ये रिव्यू आपने देख ही लिया है, और भी कई एक्सपर्ट्स हैं, उनके रिव्यू देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाएगा कि ये पिक्चर किस लायक है, देखने लायक है या देखने लायक नहीं है। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा अपने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DSK डॉग्स को। ठीक है, आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।